लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अपनी सीट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम माई कोल्ड हार्टेड वाइफ इंग में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक आप मुझसे ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम वांगसिन मेमोरी एफ टेलर है, और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन वहाँ से स्टोरी उठा के सुन सकते हो आप लोग। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से जो हमारा विंग था वो जाता है वांग जी के पास बोलने के लिए कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। तो वांग जी पूरा भड़क गया था उस पे और कहता है कि एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ को फूरन को तलाक दे सकता है, जिसपे हमारे विंग और वांग जी के बीच में थोड़ी आर्ग्यू हुई थी। वांग जी ने आखिरकार जिया को धमकी देते हुए कहा था कि आप मिस फूरन को कि मिस क्यून को यहाँ से ले जाइए उनके कक्ष में। विंग ना चाहते हुए भी जब वापस लौटता है तो वो जैसे जैसे जा रहा होता है, वांग जी देख पा रहा था कि विंग कितना मुश्किल में है और वो कैसे कैसे जा रहा है। वांग जी को थोड़ा दया आ रहा था विंग पर, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी अपनी सभी चीजों को सो नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस से बैठ जाता है और बोलता है राज दरबार को शुरू करने के लिए। वहीं विंग घर आ गया था और कहता है अब हम क्या करें जिया? अल्फा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो जिया कहती है हमारे पास जितना ही स्टॉक सामान है हम उसी से दवाई बनाते हैं एंड देन सबको दे देते हैं ना, और हम कहेंगे कि आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है ना? विंग मान जाता है और काम करना शुरू करता है। उसने पैसे तो दिए थे ना, तो थोड़े बहुत उसने निकाल लिए हुए थे घर के। तो उस पैसे को वो देखता है तो कहता है इसमें 60 लोगों के लिए और बन जाएगा। फिर वो जिया से कहता है जिया, इसमें 60 लोगों के लिए और दवाई औषधि बन जाएगी तो तुम लेके आ सकती हो। उसके बाद जिया चली जाती है और फिर वो लोग औषधि बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही जिया औषधि बना करके उसको रखने वाली थी ना, धूप में सूखने के लिए कुछ औषधि रखते हैं ना, तो बाद में जब वो उठाने के लिए आती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा औषधि ना खराब हो चुकी है, और पत्तियां वगैरह सब जो थी वो सभी, और लकड़ी वगैरह वाला को जो जिया जैसे तैसे करके समेट के अंदर ले आती है, और आते हुए विंग से कहती है पता है मिस क्यून, बाहर ना सारे औषधियों को किसी ने बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर तो विंग पागल ही हो गया था और कहता क्या? और वो उठने को होता है तो उसको ना बैक में लगी थी ना चोट, वो चीख पड़ता है अपने दर्द की वजह से। तो जिया कहती है मिस क्यून आप मत उठिए ना, आप प्लीज ऐसे ही लेटे रहिए। फिर विंग वैसे ही लेट जाता है। फिर जिया बोलती है अब हम क्या करें? तो विंग कहता है "हाँ, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, रहने दो। ऐसे भी हमारे पास अभी जितनी भी दवाएं हैं ना, हम इसे दोगुने दाम पर बेच देंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके वो शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुयांग, जो कि नजर रखने के लिए बोला गया था उसके ऊपर, तो वो वापस से आकर के वांगजी को बोलता है कि मिस क्यून के सभी जितने भी औषधि वगैरह वो जो बना रही थी ना, तो जितने भी गीले पत्ते वगैरह थे, सूखे पत्ते टहनियाँ थे, उन सभी को किसी ने जानबूझकर बर्बाद कर दिया है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे कि मिस बेन बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है अपने दासियों के साथ में, क्योंकि वेंचिंग ने ही ये सभी चीजें जानबूझ के कराई थी, क्योंकि उसे ना विंग से बहुत ज्यादा जालसी हो रही थी। वो हमेशा से विंग की जगह की मिस क्यून की जगह लेना चाहती थी, लेकिन अभी तक विंग की वजह से वांगजी की और वेंचिंग की शादी नहीं हुई थी, और वेंचिंग एक मिस्ट्रेस बन के रह चुकी थी इस पैलेस में। और वो अपने दासियों को कहती है गुड, अब उसके पास जितनी भी दवाई है ना उसे लोग खरीदेंगे ही नहीं, हम इससे अफवाह फैला देंगे कि वो बहुत ही गंदा है और उसे कुछ नहीं होने वाला है। विंग जैसे तैसे करके कहता है मेरे लिए कुर्सी का इंतजाम करो। फिर वो एक कुर्सी पे बैठ जाता है बाहर जा करके, उसको जैसे तैसे करके जिया ला के बिठाती है। फिर वो सभी लोगों को बुला के ले आती है और कहती है ये दवाई ना हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ठीक हो जाइएगा। हमने हीलर से भी चेक कराया है, ये दवाई बिल्कुल सही है, तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं। हाँ, हम आपसे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े पैसे में आप खरीद सकते हैं। वो लोग तो पहले नाकड़ नुकड़ करती है। फिर वेंचिंग आती है और कहती है कि मिस इंग को तो कोई भी औषधि का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें कोई भी क्रीम या कोई भी दवाई बनाने नहीं आती है, आप लोग इसे यूज करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। विंग गुस्सा होते हुए कहता है मिस वेंचिंग, हमने नहीं सोचा था कि आप हमारे काम को इस तरह से बिगाड़ेंगी और आप हमसे ईर्ष्या रखेंगी। मिस वेंचिंग का तो मुंह ही बन गया था। फिर वो जिया के कान में कुछ कहता है और जिया भाग के जाती है और यहाँ के इम्पेरियल पेलर हीलर को बुला के लेके आती है। फिर वो कहता है हम मिस क्यून, आप सबको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप
इंपीरियल हीलर से पूछ लीजिए। फिर वो अपना सारा औषधि का डिब्बा उसे दे देता और कहता आप चेक करके बताइए क्या इसमें कुछ खराबी है। इंपीरियल हीलर हर एक चीज को चेक करता है और सभी चीजें सही मात्रा में विंग ने बनवाई हुई थी जिया से। पहले तो उसने खुद ही ने बनाया हुआ था और बाद में जितना बचा हुआ था उस सबको सही मात्रा में जिया ने भी बनाया हुआ था। इम्पेलर हीलर कहते हैं नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा औषधि गुणकारी है जिससे स्कार्स जल्दी भरते हैं और हील होते हैं। आप लोगों को ये ले लेना चाहिए। जब ये सुनता है तो बेंची का तो मुंह ही बन जाता है और वो पैर पिटकते हुए वहां से चले जाती है। उसके बाद इम्पेलर हीलर भी विंग को ग्रीट करता हुआ वहां से चला जाता है। वांगजी जो कि दौरे पे निकला हुआ था, जब वो ये सीन देखता है तो उसके चेहरे पे एक अच्छा स्माइल आ गया हुआ था। ये देखकर सुयंग बहुत ज्यादा खुश था और कहता है आपको अच्छा लग रहा है कि मिस क्यून इस तरह से ट्रीट कर रही हैं तो। वांगजी फिर अपना कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में कहता है नहीं चलो यहाँ से। फिर वो वहां से चला जाता है और अपने मन में कहता है तो तुम इस पैलेस को छोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाने वाली हो, कोई ना मैं भी देखता हूँ कब तक करती हो। और इतना बोल करके वो विंग को बस घूर के देख रहा होता है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। विंग उसके बाद सभी दवाई को बेच देता है। उसके पास फिर से बहुत सारे पैसे आ गए थे। वो कहता है अब हम क्या करें। हाँ इतने पैसे से तो कुछ नहीं होगा। मैं इस पैलेस को छोड़ के जाने से पहले ना बहुत सारा पैसा जमा करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जिया, जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो तुम अपने गांव चली जाना। तो जिया रोने लगती है और कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं बचपन से आपके साथ हूँ। आपने मुझे बहुत मारा पीटा धिक्कारा सब कुछ किया लेकिन मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें कब मारा। वो कहता है आपको याद नहीं है ना, आप भूल गए ना। विंग अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है मेरी याददाश्त कब आएगी। और इतना बोलकर वो कहता ठीक है। और जब वो बैठा हुआ था तो फिर उसे आइडिया आ जाता। कहता सभी सर्वेंट को बुला कर लेके आओ। जिया कहती अब क्या करने वाले हैं आप। उधर जैसे ही सुयांग को पता चलता है कि जिया सभी सर्वेंट को बुला रही है, वो भी मिस क्यून के कमरे में, तो वो भागकर वांगजी को जाकर बोलता है कि मिस क्यून ने ना सभी सर्वेंट्स को बुलाया, अब वो क्या करने वाली है। तो वांगजी कहता है देखते हैं अब वो क्या करने वाली है यहाँ से जाने के लिए। वहीं पे विंग आ गया हुआ था और सभी सर्वेंट को बोलता है कि मेरे कक्ष में जितने भी सामान है ना वो सभी तुम ले जा सकते हो। ये बात सुनकर तो सभी सर्वेंट्स डर रहे थे। तो विंग कहता है मैंने कहा ना सभी ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो साइड हो जाता है और जो पैसे और कपड़े जो उसने ले जाने के लिए जमा किए हुए थे ना बस उन्हीं दोनों को वो अपने पास रखता है। उसके बाद वो सर्वेंट को ऑर्डर देता है और सभी सर्वेंट एक एक करके सभी चीज ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते विंग का पूरा कमरा खाली हो चुका था। उस कमरे में एक भी आइटम नहीं था। ये बात जैसे ही वांगजे को पता चलती है वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है विंग ये क्या करने वाले हो तुम, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। इतना बोलकर वो जो पेपर पे जो काम कर रहा होता है ना उस पेपर को ना गोला बनाकर फेंक देता है और फुफकार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग कहता है हाँ सभी चीजें खत्म हो गई ना जिया, अब तुम भी जा सकती हो, मैं भी चली जाऊंगी अब यहाँ से। जिया कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। और वो भी अपना सारा सामान उठा के ले आती है और कहती है चलिए हम चलते हैं। विंग कहता उससे पहले अभी हमें किंग के पास जाना होगा ना। तो वो वापस से वांगजी के पास आती है सारा सामान बटुआ पैसा जितना था सब कुछ ले करके और कहती है किंग। वांगजी को तो ऐसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ था विंग पे और जैसे उसके मुंह से वापस से अल्फा की जगह पे किंग सुनती है उसका तो खून ही खोल रहा था। वो पलटते हुए कहता है अब क्या है हाँ। और तो विंग थोड़ा डर गया था और कहता है किंग ये डिवोर्स के पेपर आप इस पे साइन कर दीजिए, मैं आज थोड़ी देर में मैं पैलेस छोड़ के चली जाऊंगी, आप इस पे साइन कर दीजिए। वांगजी उस पेपर को लेता है और उस पेपर को गोला बना करके बगल में फेंक देता है। फिर एक एप्पल उठा करके दांत काटते हुए खा रहा होता है, चुपचाप से उसकी बकवास सुन रहा होता है। विंग जब देखता है कि उस पेपर को उसने गोला बना के फेंक दिया है तो वो वापस से कहता है आपने ये क्या किया किंग, आपको उस पर साइन करना था। फिर उस पेपर को खोल कर उसके सामने कर देता है और कहता है आप इस पे साइन कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वांगजी एक ही झटके में पूरा सेब खा जाता है और उसको फेंकते हुए कहता है आपको जाना है ना विंग, तो आप जा सकते हैं। अब विंग को वो मिस फिरन नहीं बुला रहा था, ना ही ओमेगा बुला रहा था, कुछ नहीं, उसको नाम से बोल रहा था और वो भी विंग बुला रहा था। विंग कहता है आप भूल रहे हैं मेरा नाम इंग है। वांगजी टोटली कंफ्यूज है। वो कहता है जो भी है अगर तुम्हें जाना है तो शौक से जा सकते हो। और इतना बोलकर वो उठ के अपना तलवार लेकर वहां से चला जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है बता दे उसको तो। फिर वह कहता है चलो जिया ये हमें साइन नहीं करने देंगे करके देंगे। इतना बोलकर वो जिया को ले करके वापस से अपने पैलेस में आ जाती है। अब रात का टाइम हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग बाकी अदर सैनिक्स सभी बाहर ना मेन गेट पे खड़ा थे और
सब लोग सोच रहे थे कि जैसे ही मिस क्यून यहाँ निकलेंगी उन्हें यहीं पे जान से मारकर बगल के जंगल में इसको दफना देंगे, काम तमाम, भाई हम फ्यूचर वाले मिस क्यून बनने वाले हैं। ये सोचकर वेंचिंग बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मेन गेट पे उसका वेट कर रही थी बाहर के साइड से। वहीं दूसरी तरफ से विंग कहता है हम फ्रंट गेट से नहीं जाएंगे जिया, क्या पता हमारे दुश्मन हमारे लिए घात लगा के बैठे हो। इसलिए वो दोनों बैक वाले गेट की तरफ जाते हैं छुपते छुपाते। और जैसे ही उसको ओपन करते हैं सामने पूरा राज पैलेस का सैनिक था, जो वांगजी का मेन सैनिक था ना वो था, और बीच में सुयंग था जो अपने हाथों को क्रॉस करके डेविल की तरह हंस रहा था। फिर वो आते हुए कहता है विंग क्या तुमने मुझे पहचाना, और वो कूद के आता है। तो विंग कहता नहीं मैंने नहीं पहचाना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से आवाज आती है, और जो कि विंग बोलते बोलते पीछे गया था तो वो टक्कर खाया था सीधे वांगजी से। और जब वो देखता है तो सीधे वहां पे वांगजी था। वांगजी विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसको पकड़े हुए था और कहता है तो तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे, हाँ। विंग कहता है मैंने आपसे कहा था ना अब मुझे डिवोर्स दे दीजिए फिर मैं चला जाऊंगा, ये अब क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग को सीधे अपने कंधे पे उठाता है और सुयांग से बोलता है सभी चीजों को बंद करो और इसका सामान लाकर मेरे कक्ष के पास रखो। वांग जी विंग को उठा करके अपने बेड पे लाके पटक देता है। उसके बैक में तो चोट लगा हुआ था, वो बहुत जोर से चीखता है। तो वांग जी उसके दोनों टांगों के बीच में आ जाता है और उसके दोनों हाथों को इधर उधर ट्रायंगल करके पकड़े हुए था और कहता है तो आप मुझे छोड़ के जाने वाली थी मिस क्यून, मिस क्यून आप एक किंग को छोड़ के जाने वाली थी, एक ओमेगा अपने अल्फा को छोड़ के जाने वाले थे, एक वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने वाली है। भांगजी एकदम गुस्से में बोल रहा था। विंग था पर मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए पर आप तो सुन ही नहीं रहे थे, फिर मैं क्या करूं, फिर तो मुझे जाना होगा ना। आप तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते, 4 साल में आपने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया। आप आपको पता है ना मैं आपकी ओमेगा हूँ, पर आपको लगता है कि मैं आपकी ओमेगा हूँ। भांगजी दांत पीसते हुए कहता है तुम्हें अपनी पड़ी है, तुमने सोचा है कि जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो लोग मुझ पर कितना हंसेंगे कि एक फुरन ने अपनी जांगफू को डिवोर्स दे दिया और छोड़ के चली गए, एक क्यों ने अपने किंग को डिवोर्स दे दिया और छोड़ के चली गई, तुम मेरे पूरे जग हंसाई करना चाहती हो। विंग रोते हुए कहता है अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ऊपर से तो आप मुझ पर भरोसा भी नहीं करते, आपको लगता है कि मैंने आपको जान से मारने के लिए उन लोगों को भेजा, मैंने तो आपकी होने वाली दूसरी वाइफ को भी मारा, आपको तो यही लगता है ना। मुझे छोड़िए मुझे छोड़िए। और इतना बोलकर वो स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना तो अचानक से अनबैलेंस होने की वजह से उसके ऊपर आ गया था। लिटरली वांगजी ने जब से इंग से शादी किया है ना तब से उसे हाथ भी नहीं लगाया था, उसके पास कभी नहीं गया था। इवन वेडिंग नाइट वाले दिन तो इंग ने ही कांड कर दिया था कि मैं आपको पसंद नहीं करती, जबकि इंग ने खुद बोला था कि उन्हें इससे शादी करनी है, पर बाद में उसने पूरा मुकर गई थी। और अभी जिस तरह से विंग छटपटा रहा था और वांगजी उसके ऊपर आके सडन गिरता है, वांगजी विंग को देख रहा था, विंग कैसे रोते हुए बच्चे की तरह मुंह बना के उसको देख रहा होता है। और वांगजी धीरे से कहता है विंग रोना बंद करो प्लीज। उसकी बात सुनकर विंग थोड़ा शांत हो जाता और कहता है नहीं मुझे मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आपने बोला ना कि और वो बस इतना पे अटक जाता है। वांगजी उसकी फोरहेड पे किस करता है एंड देन उसको सूप कर रहा होता है। वांगजी तो भाई साहब ऐसा कर तो दिया था, वो खुद शौक था और विंग अलग शौक हो गया था। उसके बाद वांगजी विंग को ऐसे ही पकड़े हुए सो जाता है। विंग उसकी बाहों में सो रहा था और वांगजी पूरी रात विंग को देख रहा था और कहता है कौन हो तुम, क्यों मुझे इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है। जहां तक मुझे पता है तुम मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बातें और तुम्हारा ये स्मेल मेरी वाइफ का नहीं है। और इवेंचुअली हम यहाँ पे देखते हैं कि वांगजी को ऑलरेडी पता है कि ये उसकी वाइफ इंग नहीं है, फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहा था विंग से। फिर उसको अपने आप में समेटता और उसे पकड़कर सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग के जागने से पहले ही वांग जी पैलेस चला गया हुआ था। वहां जाकर जब उसके सामने एक मुद्दा आता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए जगह नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है, वो लोग इस राज्य को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वांग जी खुद फैसला करता है कि वो रात में जाके खुद चेकआउट करेगा। पहले तो वो सभी चीजों को सुनवाई कर देता है और जितने भी आयात निर्यात वाले सभी चीजें थे उस पर वो बैन लगाता है और उन करों को जितना भी था वो कहता है प्रजा में बांटने के लिए। अनाज के स्टॉक्स खत्म हो रहे थे उन सभी को बोलता है वापस से भरने के लिए, और वो अपने काम अच्छे से कर रहा होता है। वही रात के टाइम में वो जब वापस से घर आता है तो देखता है कि विंग वहां नहीं है। तो वो पूछता है तो कहता है कि वो अपने पैलेस वापस चली गई है। वांग जी तो दांत पीस रहा होता है क्योंकि विंग के पैलेस में तो कुछ भी सामान नहीं था, एक बेड था और एक दो कुर्सी थी, बाकी सारा सामान तो सर्वेंट लेके जा चुके थे और विंग वहां चला गया था।
फिर वो कुछ नहीं करता है, वापस से अपने कपड़े चेंज करता है और सुयंग को भी बोलता है कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद वो दोनों प्रहरी के लिए चले जाते हैं। वो धीरे-धीरे करके पूरा उस जगह जाते हैं जहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे लोगों को सताया जा रहा था और गुलाम बनाया जा रहा था ज़बरदस्ती से। वहाँ पे जाने के बाद वो जब देखता है कि सच में लोग छोटे-छोटे टेंट बना करके 2 जन, 4 जन के घर पूरा ऐसे रह रहे हैं। वांग जी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी प्रजा की ऐसी हालत कैसे हो सकती है भला। वो किसी से बात करने आने ही वाला था, तभी एक जो लड़का था जिसकी आँखों में किंग को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत भरा हुआ था, वो सीधे वांग जी के ही कमर से खंजर निकाल कर के उसके पेट में घोंप देता है और सुयंग को बंदी बना लेता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, "आप कैसे राजा हैं हमारे? आपको नहीं लगता कि अपने लोगों की आप सेवादारी करें और हमारा ख़्याल रखें? आपकी वज़ह से हमें गुलाम बनाया जा रहा है और दूसरे राज्य बेचा जा रहा है।" जबकि वांग जी का इसमें कोई हाथ नहीं था, वांग जी को कोई आइडिया नहीं था, वांग जी खुद ये सब छानबीन करने के लिए आया हुआ था। इतना हुआ ही था कि तभी वहाँ पे नकाबपोशों का जो कि न्यू मिंजो का पूरा गिरोह था, वो सभी हमला कर देते हैं और जो सुयंग को बंदी बनाया हुआ था तो उसे भी घायल कर देते हैं और वांग जी के साथ में लड़ाई होती है। वांग जी को ऑलरेडी एक जगह खंजर लगा ही था। नी मिंजो उसे जानबूझ के मारने के लिए उसके हार्ट के पास ना खंजर तलवार तलवार घोंप देता है। उसके बाद वहाँ के कुछ लोगों को लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। जैसे-तैसे करके हमारा सुयांग और वो दोनों उसको लेकर के आता है पैलेस। तो वो कहता है कि मैं अपने पैलेस नहीं जा सकता हूँ अभी। और अगर किसी को पता चला कि किंग की ऐसी हालत है तो वो लोग ज़्यादा डर जाएँगे। मैं अपने पैलेस जाऊँगा तो इम्पीरियल हीलर को सबको पता चल जाएगा। इसलिए वो बचते-बचते कहता है, सुयांग तुम जाओ और अपना हील हील मतलब ट्रीटमेंट खुद से कर लेना। सुयांग वहाँ से चला जाता है और हमारा वांग जी ना चाहते हुए भी विंग के कक्ष में आ जाता है। वो जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि विंग ना इधर-उधर टहल रहा होता है और वो ना वांग जी को बहुत गरिया रहा होता है। भाई बर्फ की सिल्ली का का मुझे जाने नहीं दिया, मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है, मुझे पैसे भी नहीं दे रहा है, मुझे कोई काम करने भी नहीं दे रहा है, ऐसे-ऐसे बोल रहा था। तभी उसे कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भाग के आती है तो देखते हैं कि जो हमारा वांग जी है वो घायल था। उसको पकड़ के लाती है, बिठाती है, उसके बेड पे तो बिस्तर भी नहीं था। वांग जी ये सब देख के तो ऑलरेडी शॉक था। फिर वांग जी उसके कपड़े को विंग जैसे ही हटाने वाला होता है, तब विंग जैसे ही वांग जी के कपड़ों को हटाने वाला होता है, तो वांग जी कहता है, "ये क्या कर रही हो, हाँ?" विंग कहता है, "मैं आपका इलाज कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? देखो आपको खून कितना निकल रहा है, इलाज करना ज़रूरी है।" वांग जी कहता है, "मैं ठीक हूँ, मैं अपना इलाज खुद कर लूँगा, मुझे दो।" विंग कहता है, "नहीं, मैं कर देती हूँ ना।" वांग जी कहता है, "मैं कैसे भरोसा करूँ तुम पर? अगर तुमने मुझे इलाज करने के नाम पे जान से मार दिया तो? तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा ना, तुम तो यहाँ से भाग जाओगी।" विंग कहता है, हम जब ठीक हो जाएँगे ना उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में, पहले मुझे अपना इलाज करने दीजिए। वांग जी बहुत नौटंकी कर रहा था। विंग एक सुई निकालता है और विंग वांग जी को बेहोश कर देता है। फिर वो जिया को बोलता है इसे उठाओ। बेचारे जिया और विंग की तो हालत खराब हो गई थी वांग जी को बेड पे रखने में। उसके बाद कमर पे हाथ लेते हुए कहता है बर्फ की सिल्ली, बर्फ के जैसे ही भारी है। हाँ, और इतना बोलकर वो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। पहले तो वो जो खंजर लगा था उसको हील कर देती है। उसके बाद जहाँ चाकू लगा था तो वो जितने भी नर्व्स वगैरह कटे-फटे थे ना, उन सबको हमारा विंग ऑपरेशन करके सही करके टाँका-वाका लगा देता है एंड देन उसको हाथ बाँध देता है कि सुबह उठेगा तो ये तो मारेगा ना उसको, तो हाथ बाँध दिया हुआ था और फिर उसी के बगल में वो लेट जाता है, उसके पैर के पास। अब जब सुबह में वांग जी का नींद खुलता है तो उसे ना दर्द हो रहा था। वो अपनी आँखें जो ओपन करता है तो देखता है कि पैर के पास ना विंग सो रहा है। वो उसको ऐसे लात लेके उठाता है तो विंग धड़ाम से नीचे गिरता है। विंग अपनी कमर पकड़ते हुए कहता है, "एक तो मैंने आपकी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे लात लगा रहे हैं।" वांग जी कहता है, "क्या पता तुमने मुझे जानबूझ करके कुछ जहर-वहर दे दिया होगा तो?" कहता, परे रहिए।" ऐसा वो गुस्से में बोल के गया था। फिर वो बाहर आता है और वांग जी के लिए खुद से औषधि बना करके सूप में डाल करके लेके आता है और कहता है, "आप ये पी लीजिए, वरना आप उठेंगे तो आपको दर्द होगा बहुत ज़्यादा।" वांग जी कहता है, "मुझे नहीं पीना।" विंग कहता है, "आपको मेरी बातों पर कभी यकीन ही नहीं होता है। मैं आपको जान बचाई हूँ, ना कि मैं आपको जान से मार रही हूँ।" तो वांग जी कहता है, "मैं कैसे यकीन करूँ?" विंग ना उसको ज़बरदस्ती पिलाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी तो मुँह खोल ही नहीं रहा था। विंग चम्मच पटकते हुए कहता है, "आपको ठीक होना है या नहीं? सो कहिए मुझे।" वांग जी कहता है, "तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है? और मेरे हाथ खोलो, मुझे तुमने क्यों बाँध के रखा है? मैंने बस आपकी जान बचाई।" उसके बाद विंग ना ज़बरदस्ती उसके पीठ पे बैठ जाता है और वो बहुत ज़ोर से चीखता है क्योंकि जहाँ चाकू लगा था ना उसके जस्ट नीचे विंग बैठा था। विंग कहता है, "अगर आप नहीं बैठे ना तो अगर आप नहीं माने ना तो मैं आपकी उसी जगह पे बैठ जाऊँगी, फिर मुझे मत कहना। वैसे भी मैं आपकी वाइफ़ हूँ। कल आप ही मुझे बोल रहे थे ना ज़बरदस्ती, तो अभी तो मैं ये कर सकती हूँ ना।" इतना बोल करके उसके मुँह को खोल करके ज़बरदस्ती उसके मुँह में सारा सूप ना गट, 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 गट पिला देती है और विंग तो बस वांग जी तो बस गुस्से के मारे विंग को घूर-घूर कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सुयंग आते हुए कहता है, "किंग" जब उन दोनों को इस पोज़ीशन में देखता है जहाँ पे वांग जी के हाथ बंधे हुए थे और विंग ना बड़े आराम से उसकी
प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठा हुआ था। आई मीन कि वो ऐसे बैठा हुआ था कि पूरा कवर हो रहा था। जब सुयंग देखता है तो वो कहता ओ माय माय गॉड, इतना बोलकर वो कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, और वो पलट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।